हेलो एवरीवन, बाबर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आइए दोस्तों, हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एप्लीकेशन पार्ट्स पढ़ते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के एप्लीकेशन पार्ट्स में हम लोग 3 पार्ट्स पढ़ेंगे। 3 पार्ट्स में सबसे पहला पार्ट आपका हो जाएगा एप्लीकेशन ऑन ग्रोथ एंड डीके। मतलब किसी चीज़ का ग्रोथ और डीके कैसा होगा उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हम लोग बात करेंगे। और इस पे आपका दूसरा पार्ट हो जाएगा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग फिजिक्स में भी पढ़ने का होता है आपको, ये तो आप लोग जानते ही हैं। और तीसरा पार्ट हो जाता है, जानते क्या, एप्लीकेशन ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 3 पार्ट्स है, तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। और ये एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद। और इसमें से क्या होता है कि आए दिन हर साल एक क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछते रहता है। इसीलिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से 2 क्वेश्चन आते हैं, एक एप्लीकेशन वाले पार्ट से और एक लीनियर मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशंस का किसी न किसी पार्ट से देते रहता है। ज्यादातर वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का क्वेश्चन देते रहता है आपको। तो अब आते हैं बात करते हैं एप्लीकेशन ऑन ग्रोथ एंड डीके की बात करते हैं, यानी कि ग्रोथ एंड डीके, इस पे प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला आपके पास प्रॉब्लम दिया हुआ है इसमें है कि द सरफेस एरिया ऑफ ए बलून बीइंग इन्फ्लेटेड, ठीक है ना। उसके बाद चेंजेज एट दे रहा है कि चेंजेज एट ए कांस्टेंट रेट। कांस्टेंट कैसे चेंज हो रहा है, वो कांस्टेंट रेट से उसका सरफेस एरिया चेंज हो रहा है। और उसके बाद बता रहा है कि इफ इनिशियली इट्स रेडियस, अच्छा उसका रेडियस दे रखा है कि 3 यूनिट्स एंड आफ्टर 2 सेकेंड इट इज 5 यूनिट। मतलब 2 सेकंड के बाद उसका रेडियस 5 यूनिट हो जाता है। उसके बाद बोला जा रहा है कि फाइंड द रेडियस आफ्टर t सेकेंड, आफ्टर कितने टाइम पे, t सेकेंड पे। ये क्वेश्चन आपको हम बता दें, डिट्टो 2022 में जेईई मेंस में 24 जून का फर्स्ट सिटिंग का पेपर देखिएगा, उसमें डिट्टो क्वेश्चन आ चुका है जेईई मेंस में 2022 में। आप बोलिएगा कैसे, देखिए पूरा एकदम सब कुछ सेम है सर। वहां पे यहाँ पे जो t सेकंड के लिए दिया था ना, वहां पे बोल दिया गया था 9 सेकंड के लिए। यहाँ पे 9 सेकंड में रेडियस कितना आएगा वो आपको कैलकुलेट करना था। उसमें ये डेटा 3 यूनिट 5 यूनिट शायद चेंज होगा, लेकिन 5 यूनिट एक जगह है, 4 यूनिट 5 यूनिट यूज किया होगा, हमको याद नहीं आ रहा। तो आप जाके देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली नहीं। देख लिए एप्लीकेशन वाला पार्ट्स में कितना इंपॉर्टेंट है। और भी कई सारे प्रॉब्लम आपको हम दिखाएंगे, और जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक करवाएंगे जेईई मेंस का, इसी का डिफरेंशियल इक्वेशंस का, वहां पे आपको भी हम दिखाएंगे कि किस तरह का क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो सबसे पहले मेरी बात हम लोग का सवाल यह है कि द सरफेस एरिया ऑफ ए बैलून ऑफ इन्फ्लेटेड changes at a constant inflated its radius 3 unit and after 2 seconds it is 5 unit. Find the radius of any time t पे क्या होगा रेडियस। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एज्यूम करना है कि जो बलून है हम लोग का, जो वो उसका शेप होगा वो स्फेरिकल शेप होगा। तो उसके हिसाब से अगर बलून स्फेरिकल शेप है तो रेडियस r मानते हुए उसका सरफेस एरिया जो होगा 4πr² हो जाएगा। अगर मान लिया सरफेस एरिया को डिफरेंशिएट कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ हो जाएगा 8πr² dr/dt। अब ये बता रहा है कि उसका जो सरफेस एरिया जो चेंज कर रहा है, ये जो ds/dt वो कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है। तो कांस्टेंट के मान लेते हैं, तो मेरे पास हो जाएगा जानते कितना, 8πr² सॉरी r, यहाँ पे r² की जगह r हो जाएगा, क्योंकि इसको r² को डिफरेंशिएट कर दिया ना, r dr विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, kt और सॉरी kdt, है कि नहीं। अब यहाँ दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं सर, r के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 4πr² हो जाएगा, और इधर करेंगे तो kt प्लस c हो जाएगा। वो दे रखा है इनिशियली, दैट मींस t इज इक्वल टू 0 पे रेडियस का वैल्यू 3 यूनिट्स दे रखा है। तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 36 पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, तो c का वैल्यू आ गया इतना।
तो मेरे पास आ गया 4πr² विच इज इक्वल टू KT प्लस 36 पाई, सी का वैल्यू निकल गया। अब बोल रहा है कि r का वैल्यू 5 यूज कीजिए एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, मतलब 2 सेकंड पे इसका रेडियस 5 यूनिट हो जाता है। तो यहाँ जाता जानते कितना 4 पाई इंटू 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 KT प्लस 36 पाई। अब यहाँ पे 100 में से 36 जाएगा 64, उसको 2 से डिवाइड कीजिएगा तो जानते कितना 32 आ जाएगा। के का वैल्यू आ जाएगा 32, अब पाई तो रह ही जाएगा, तो इसलिए 32 पाई आ जाएगा आपका के का वैल्यू। अब इसमें पुट कर दीजिए 4 पाई r² विच इज इक्वल टू 32 पाई और इंटू टी प्लस 36 पाई। 4 पाई से सबको डिवाइड कर दीजिएगा तो r² का वैल्यू आ जाएगा जानते हैं 8t प्लस 9। तो r का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास 8t प्लस 9, क्योंकि हमको निकालना था रेडियस एट एनी टाइम t पे, तो इस तरह से मेरे पास रेडियस निकल गया इस बैलून का, है कि नहीं। तो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, समझने वाली चीज़ है और ये ट्विस्ट है, इसका एक एक स्टेप्स बढ़िया से समझिए दोस्तों, बहुत अच्छा आपको ये सब ऑब्जर्वेशन देगा। डिफरेंशियल इक्वेशन का जो एप्लीकेशन पार्ट होते हैं वो बताते बहुत अच्छा ही आपको ऑब्जर्वेशन देगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं ही करेगा, बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करेगा आपको। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक और दे रखा है, थोड़ा सा शायद इजी लेवल का है, फिर भी इसका दूसरा पार्ट में दिया हुआ कि ए पॉपुलेशन, ठीक है ना, पॉपुलेशन ग्रो at the rate of 8% per year, ठीक है ना। How long does it take for the population to डबल, कितना हो जाएगा डबल। आपको कितना टाइम, मतलब कि टाइम कितना लगेगा जिसके वजह से जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है 8% के हिसाब से वो बढ़ रहा है, तो वो डबल हो जाना चाहिए। अगर मान लीजिए इसको हम ऐसे सोचते हैं कि सपोज मान लिया कि लेट इनिशियल पॉपुलेशन, इनिशियल का मतलब हो गया एट टाइम t इज इक्वल टू, वो मान लेते हैं पी नॉट, और एनी टाइम t पे बोलते हैं कि पॉपुलेशन, अच्छा इनिशियल पॉपुलेशन नहीं लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं, पॉपुलेशन कर दीजिए अपना यार। एट एनी टाइम पे आप बात करें, टाइम एट एनी टाइम t पे पॉपुलेशन आपका हो जाएगा p, मान लीजिए p। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन द पॉपुलेशन ग्रो एट द रेट ऑफ 8 पर सेकेंड, ग्रो हो रहा है यानी कि dp/dt टाइम के हिसाब से वो बढ़ रहा है, कितना 8% ऑफ इनिशियल, मतलब कि पॉपुलेशन का जो भी उसके पास करेंटली एट एनी टाइम t पे है। तो इस तरह से मेरे पास ये पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो मेरे पास आ गया dp/dt विच इज इक्वल टू 8/100 और p आ जाएगा। p को इधर पढ़ा लीजिए, उसको सिंप्लीफाई कीजिए। समझ में आ रही है मेरी बात? अरे समझ में आ रही है तो बोलो जल्दी से, अरे बोलो। अब क्या करें सर जी, यहाँ से देखिए 8 यहाँ से 2 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, p नीचे आ गया तो वेरिएबल शिफ्टेबल वाला पार्ट आ गया ना। तो यहाँ पे मेरे पास dt बाई आ जाएगा p विच इज इक्वल टू हो जाएगा 2/25 और dt, है कि नहीं। इंटीग्रेट किए सर इसको, तो यहाँ से हो गया log ऑफ p बराबर आ गया 2/25t, अब प्लस में c। अब c को कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है इनिशियल एट टाइम t इज इक्वल टू पॉपुलेशन है p नॉट, तो मेरे पास हो जाएगा log ऑफ p नॉट विच इज इक्वल टू आ जाएगा c। तो मेरे पास यहाँ से अब आपको यहाँ से लिख जाएगा log ऑफ p विच इज इक्वल टू 2/25t अब प्लस log ऑफ p नॉट। अगर p नॉट को इधर बुला लेते हैं तो log ऑफ p माइनस log ऑफ p नॉट हो जाएगा बराबर 2/25t। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लिया log m माइनस n का फॉर्मूला लग जाएगा, तो log ऑफ m डिवाइडेड बाई n हो जाएगा p नॉट हो जाएगा, और बराबर में कितना आ जाएगा आपका 25 इंटू t, इस तरह से आ गया। अब बताया कि पूछ रहा आपसे क्वेश्चन में कि कितने समय के बाद वो आपका पॉपुलेशन डबल हो जाएगा, जो इनिशियल पॉपुलेशन था ना उसका डबल हो जाएगा। तो मान दिया जाए p इज इक्वल टू p नॉट यूज करते हैं, तो देखते हैं कितना आता है पॉपुलेशन। ln 2p नॉट, लॉग को ln भी लिख सकता है क्योंकि नेचुरल लॉग है, और यहाँ पे p नॉट है विच इज इक्वल टू 2/25 इंटू t।
तो ये P0 कट गया तो 25 आ गया, 25 डिवाइडेड बाई 2 ln2 विच इज इक्वल टू T0। इतना समय के बाद आपका पॉपुलेशन डबल हो जाएगा, दैट मीन T इज इक्वल टू 25/2 ln2। किस समय के बाद आपका पॉपुलेशन जो भी इनिशियली में रहा उस शहर का, उस एरिया का मतलब कि आपका डबल हो जाएगा, इस तरह से बोल सकते हैं। अब इस पे तीसरा वाला सवाल देखते हैं दोस्तों कैसा है इसका। इसमें तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर तीसरा में सपोज, ठीक है ना, सपोज द ग्रोथ, हा क्या बात है, ग्रोथ ऑफ ए population is proportional to, ठीक ना, इसका ग्रोथ, पॉपुलेशन का ग्रोथ जो है प्रोपोर्शनल टू दे रहा है, प्रोपोर्शनल, अच्छा तीसरा में दिया हुआ प्रोपोर्शनल टू दी नंबर ऑफ परसेंट, मतलब परसेंट में जो नंबर है उसी के प्रोपोर्शनल है। और उसके बाद बोल रहा है कि इफ दी पॉपुलेशन ऑफ ए कॉलोनी डबल इन 25 डेज, किसी कॉलोनी का पॉपुलेशन 25 दिन में डबल हो जाएगा यार। इन हाउ मेनी, कितना खचाखची रहेगा इन हाउ मेनी, है कि नहीं, डेज will the population becomes triple, will be the population, ये सब एक तरह का मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि डेली लाइफ में कहीं पॉपुलेशन तुरंत डबल हो जाएगा 25 दिन में। पॉपुलेशन becomes ट्रिपल, ठीक है ना। यहाँ पे आपको बता रहा है कि कितने टाइम के बाद वो आपका पॉपुलेशन ट्रिपल हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, सपोज द ग्रोथ ऑफ ए पॉपुलेशन इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ परसेंट। अगर मान लीजिए उस शहर का मतलब कि परसेंट में पी पॉपुलेशन है, उसी का प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं according to given condition, that means dp is directly proportional to dp by dt is directly proportional to number of परसेंट में जितना पॉपुलेशन है p है उसको ही कर देते हैं। तो मेरे पास यहाँ से आ गया dp by dt is equal to kp, ठीक है ना। मेरे पास यहाँ से आ गया kp। अब इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। अब मान लिया जाए वहां से होता है क्या, dp बाई p विच इज इक्वल टू k एंड dt, इंटीग्रेट के दोनों तरफ, तो मेरे पास आ गया log ऑफ p विच इज इक्वल टू kt प्लस c। यहाँ पे c को भी कैलकुलेट करना है, t को भी कैलकुलेट करना है। इफ द पॉपुलेशन डबल इन 25 डेज, यानी कि p इज इक्वल टू 2p, p नॉट बोल सकते हैं, या मान लीजिए इनिशियल पॉपुलेशन p है तो p इज इक्वल टू 2p हो जाएगा। कब, एट टाइम t इज इक्वल टू 25। तो उस केस में c का वैल्यू और k का वैल्यू निकालना पड़ेगा। उससे पहले अभी तो हमको एट p इज इक्वल टू p नॉट यूज करना पड़ेगा। टाइम t इज इक्वल टू मान लेते हैं, टाइम t इज इक्वल टू p इज इक्वल टू p नॉट मानते हैं, तो c का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास log ऑफ p इज इक्वल टू log p नॉट। इस तरह से मेरे पास आ गया किसका वैल्यू, c का वैल्यू, c बराबर, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो log ऑफ p आ जाएगा, इसको इधर ले आएंगे माइनस log ऑफ p नॉट हो जाएगा बराबर kt। उसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है कि इस तरह से हो जाएगा log ऑफ p डिवाइडेड बाई p नॉट बराबर kt। यहाँ तक तो ठीक है। अब उसने बोला कि 25 दिन में पॉपुलेशन हो जाएगा डबल,
तो मान लिया जाए कि log ऑफ 2p0 हो गया इनिशियल का दुगना हो गया बराबर कितने दिन में 25 इंटू के टी। तो p0 कट गया तो 1/25 आ गया log ऑफ 2 बराबर के। तो वहां से log ऑफ p बाई p0 इज इक्वल टू 1/25 और log 2 और ये कितना t k का वैल्यू रख दिया क्योंकि k का वैल्यू इतना आया ना इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में k का वैल्यू रख दिए। अब अपने को क्या करना है जानते हैं, यहाँ पे बोल रहा है कि कितने समय के बाद ट्रिपल हो जाएगा, यानी कि p का वैल्यू कितना हो जाएगा 3p0। तो यहाँ पे हो जाएगा log ऑफ 3p0 बाई p0 बराबर 1/25 log ऑफ 2 इंटू टी। चलिए p0 कर गया, पूरा पार्ट इधर आ जाएगा तो 25 तो ऊपर जाएगा, log ऑफ 3 डिवाइडेड बाई log ऑफ 2 हो गया बराबर कितना t। तो यहाँ से आपका आंसर आ गया। और क्या कि इतने समय के बाद आपका पॉपुलेशन, इतने दिन के बाद, यहाँ पे दिन दिया हुआ था, एयर जो डेज में दिया हुआ था, तो आप बोलिएगा कि इतने दिन के बाद आपका पॉपुलेशन क्या होगा कि ट्रिपल हो जाएगा उस कॉलोनी का, या जो भी रीजन है, जो भी एरिया है, जो भी शहर है, जो भी हो। इस तरह से एक तरह का यहाँ पे कैलकुलेशन से हम लोग को कुछ आइडिया मिल जाता है। अब किसी भी शहर का पॉपुलेशन निकालने के लिए हम लोग को थोड़ा सा इसी तरह का कैलकुलेशन का थोड़ा सा आइडिया लिया जाता है, तो इस तरह से हो जाता है। अब आते हैं उसका एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड पार्ट में, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ये आपका हो गया न्यूटन्स सरजी लॉ ऑफ कूलिंग। कूलिंग का मतलब आप समझते हैं किसी भी बॉडी को कूल कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, इसके अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के हिसाब से जानते क्या होता है, ये रेट ऑफ मतलब कि dt टेम्परेचर दिया हुआ है, d टाइम के हिसाब से अगर आप लिखना चाहते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है t माइनस t0। अब यहाँ पे t क्या है, t0 क्या है, t0 जो होगा आपका सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा, इनिशियली जो सराउंडिंग का टेम्परेचर रहेगा वो है, और T आपका हो जाएगा बॉडी का टेम्परेचर, जिसका आपका बॉडी घट रहा बढ़ रहा है, यानी कि बॉडी टेम्परेचर हो जाएगा। ये आपका T बता रहा है कि बॉडी टेम्परेचर, और ये सराउंडिंग टेम्परेचर हो जाएगा। न्यूटन्स लॉ की कूलिंग में आपको जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया जाता है फिजिक्स में, तो वहाँ पे आपको डिटेल में इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराया जाते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन पार्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन से, इसीलिए हम आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है आपके पास दिया हुआ है, क्वेश्चन तो बढ़िया है भाई ऐसा है तो क्या हुआ, क्वेश्चन दिया हुआ कि द टेम्परेचर, ठीक है ना, द टेम्परेचर T ऑफ ए कूलिंग ऑब्जेक्ट ड्रॉप्स at a rate proportional to ठीक ना, the difference T minus S where S is कांस्टेंट बता रहा है इसके बारे में, कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक ना, ऑफ सराउंडिंग मतलब कि सराउंडिंग का कांस्टेंट टेम्परेचर है S, मीडियम, सराउंडिंग मीडियम। इफ आपको और बता रहा है, इफ इनिशियली T is equal to 150 degree Celsius, find the temperature of cooling, ठीक है ना, cooling object at any time
टी। किसी भी टाइम पे आपको कूलिंग ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि द टेम्परेचर टी ऑफ ए कूलिंग ऑब्जेक्ट, कोई भी कूलिंग ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर टी दे रहा है कि अब वो वाला ऑब्जेक्ट ड्रॉप्स एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस टी माइनस टी एस डिवाइडेड, मतलब टी माइनस टी एस, वेयर आपको बता रहा है कि एस जो है वो सराउंडिंग मीडियम का कांस्टेंट टेम्परेचर है। और यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर इस तरह से, और इनिशियली में आपको दे रहा है T इज इक्वल टू 150 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द ड्रॉप ऑफ कूलिंग ऑब्जेक्ट एट एनी टाइम, सॉरी फाइंड टेम्परेचर। आपका टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए आपको बता रहा है, मतलब कि कैलकुलेट कीजिए कि टेम्परेचर कितना होगा। तो आपका सबसे पहला शब्द जो यहाँ पे वो बोल रहा है कि ड्रॉप कर रहा है, तो यहाँ से हम लोग फिर बोलेंगे कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ नियम डी टी बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा, जानते कितना, यहाँ हो जाएगा टी माइनस एस, है कि नहीं। टेम्परेचर ऑफ टी कूलिंग ऑब्जेक्ट ड्रॉप्स एट द रेट, ये ड्रॉप कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं आर डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के टी माइनस एस। अब क्या करते हैं डी कैपिटल टी डिवाइडेड बाई वहां पे टी माइनस एस को ले आते हैं, तो माइनस के इंटू डी टी हो जाएगा। इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ, जानते हैं टी माइनस एस बराबर माइनस के टी, अब प्लस में क्या हो जाएगा सी मान लीजिए कांस्टेंट, ठीक ना। उसके बाद इनिशियल टेम्परेचर जो आपको दे रखा है 150 डिग्री सेल्सियस दे रखा है एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे, यानी कि टी का वैल्यू हम 0 पुट करते हैं तो कैपिटल टी का वैल्यू 150 डिग्री सेल्सियस देता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशंस log of 150 माइनस एस विच इज इक्वल टू सी, क्योंकि के का वैल्यू 0 हो गया, चलिए वो निपट गया भाई साहब। तो मेरे पास फाइनली आया कितना सर, तो मेरे पास इक्वेशन उस इक्वेशन के हिसाब से आ गया टी माइनस एस इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस लॉग ऑफ 150 माइनस एस। तो उसको इधर बुलाइए, तो लॉग ऑफ हो जाएगा टी माइनस एस अब माइनस लॉग ऑफ हो जाएगा 150 माइनस एस बराबर माइनस के टी। यहाँ से मेरे पास हो जाएगा लॉग ऑफ टी माइनस एस बाई टी 150 माइनस एस इज इक्वल टू माइनस के टी। अब देखिए इसको लॉग को हटा रहे हैं तो दोनों तरफ एंटी लॉग ले रहे हैं, तो दैट मीन्स मेरे पास हो जाएगा, जानते कितना एंटी लॉग लीजिएगा ना, तो टी माइनस एस डिवाइडेड बाई 150 माइनस एस इज इक्वल टू ई टू पावर माइनस के टी हो जाएगा। ये एंटी लॉग लेने पे ये जो ईथन है इसके ऊपर पावर चला जाएगा ये वाला, तो मेरे पास फाइनली कितना आया, तो आपका टी माइनस एस इज इक्वल टू आ गया 150 माइनस एस और ई इंटू ई टू पावर माइनस के टी। यहाँ पे आपका आप चाहे तो इस तरह से टी इज इक्वल टू लिख सकते हैं एस प्लस 150 माइनस एस ई टू पावर माइनस के टी। ये आपका फाइनल टेम्परेचर आ गया एट एनी टाइम टी पे उस कूलिंग ऑब्जेक्ट का। अगर आपका टेम्परेचर उसमें डिक्रीज कर रहा, फॉल कर रहा, कूल हो रहा है, जाहिर सी बात है कोई ऑब्जेक्ट गर्म से रखा हुआ रहेगा तो उसका टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होता है, फॉल होते चला जाएगा, ड्रॉप होते चला जाएगा, कम होते चला जाएगा। तो उसका जो एट एनी टाइम पे टेम्परेचर आपको लिखना था, तो ये टेम्परेचर आपका इस तरह से आ चुका है दोस्तों। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन पार्ट किसका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला। इसमें एक ही क्वेश्चन काफी रहेगा, ठीक है ना। अब एप्लीकेशन बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला, एप्लीकेशन ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड रहेगा। इसको भी हम क्वेश्चन के माध्यम से आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, है कि नहीं। इसमें अरे यार इसमें कोई फॉर्मूला नहीं होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में एप्लीकेशन पार्ट्स पढ़ रहे, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। जैसे कि आप रटिएगा, आप बोलिएगा सर रेट ऑफ डीके तो हमेशा वो डिक्रीज करता है, तो dn बाई dt इज इक्वल टू माइनस लेमडा इंटू एन कर दीजिए। जैसे हम लोग केमिस्ट्री में फर्स्ट काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में, तो वहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स में भी पढ़ते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में, तो वहाँ पे तो बता दिया जाता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए कैसे लिखा जाता है। अरे सर जी वो एक तरह से आपका ऑब्जर्वेबल जो मतलब स्टेटमेंट दिया रह जाता है, तो उसी के हिसाब से हम लोग मैथमेटिकल ये बनाते हैं, एक्सप्रेशन बनाते हैं। तो खैर दिक्कत कोई वाली बात नहीं है इसमें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मतलब कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप समझते हैं इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल, स्ट्रेट लाइन कुछ भी हो सकता है, और एक्चुअली टेंजेंट नॉर्मल का कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ पे।
तो यहाँ पे टेंजेंट नॉर्मल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ने का होता है। यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन में इफ द टेंजेंट, ठीक है ना, टेंजेंट एट एनी पॉइंट P ऑफ ए कर्व मीट्स, ठीक है ना, मीट्स द एक्सिस ऑफ x in t, find the curve for which OP is equal to PT, where O being the origin। आपको O बता रहा है कि ओरिजिन है, तो इस केस में आपको कर्व का इक्वेशन निकालना है। तो कैसे कर्व का इक्वेशन निकालिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले आपको दिया हुआ इज द टेंजेंट एट एनी पॉइंट P। अब मान लीजिए मेरे पास कोई कर्व दिया हुआ है इस तरह से, अगर सपोज मान लीजिए कि ऐसा सिचुएशन आता है, कर्व का ऐसा दे देता है, तो यहाँ से कोई ऐसे कर दीजिएगा, डी 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 ऐसे करिए ना, कहीं भी टेंजेंट आपको कट करे, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो गया ना अरे यार, इस तरह से कोई कर्व ऐसे कर्व ले लीजिए और आपका टेंजेंट अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे टी पे कट किया। अगर मान लीजिए टेंजेंट का इक्वेशन लिखते हैं y माइनस वाई, आप p पॉइंट मान लेते हैं, आप p पॉइंट मान लेते हैं x कॉमा वाई, स्मॉल x तो हो जाएगा तो dy बाई डी एक्स, y डैश लिख दो ना, dy बाई डी एक्स को y डैश लिखो, y डैश x माइनस कैपिटल X माइनस स्मॉल x, ये आ गया टेंजेंट का इक्वेशन। अगर मान लीजिए यहाँ पे t पे कट करता है तो वहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0, ये वाला 0 हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो x माइनस वाई अपॉन वाई डैश कॉमा 0, t पॉइंट निकल गया। अब बता रहा है एट एनी पॉइंट p तो मिल गया, मीट द एक्सिस x इन t, मिल गया ये वाला t पॉइंट। फाइंड द कर्व फॉर विच OP बराबर OT। अच्छा ये OP ये अगर मान लीजिए O है 0,0 तो OP बराबर कितना लेंथ हो जाएगा मेरे पास, ये 2 पॉइंट से डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लेंगे, OP बराबर अंडर रूट आ जाएगा x² प्लस y²। अच्छी बात है सर। अब यहाँ पे PT बराबर आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तो PT बराबर आपको निकालना है तो आपका अंडर रूट हो जाएगा, जानते हैं कितना, माइनस वाई डिवाइडेड बाई वाई डैश का होल स्क्वायर और प्लस y²। तो अब बोल रहा है कि दोनों वैल्यू बराबर है, वो बोल रहा है कि OP बराबर PT है, तो दोनों को स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर से यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस y², बराबर में हो जाएगा, जानते कितना, y² कॉमन ले लीजिएगा तो रह दीजिए, y डैश का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y² निपट गया। अब क्या करते हैं, y डैश स्क्वायर इधर ले आते हैं, y डैश का स्क्वायर बराबर हो जाएगा y² अपॉन x², तो y डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस y अपॉन x। अब यहाँ y डैश का मतलब क्या होता है, dy बाई डी एक्स, तो मेरे पास दिया हुआ था कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस y अपॉन x, y को इधर dx को इधर, तो dy अपॉन y विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन x इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट किए तो log ऑफ y बराबर प्लस माइनस 1 अपॉन x, log ऑफ x अब प्लस में c दे दीजिए, अच्छा log c दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार प्लस ले लीजिएगा तो log ऑफ y बराबर हो जाएगा log ऑफ c x, तो यहाँ से ये कट गया तो y का वैल्यू आ गया cx, ठीक ना। और उसके बाद मान लीजिए एक बार माइनस लेते हैं तो log ऑफ y बराबर हो जाएगा log ऑफ c डिवाइडेड बाई x, तो ये कट गया तो y का वैल्यू आ गया c बाई x, इस तरह से हो जाएगा। अब कर्व का इक्वेशन निकल गया, दो कर्व निकालने का था तो दोनों कर्व का इक्वेशन निकल गया। इस तरह से समझ में आ रहा कि नहीं, कैसे इनिशियल में कैसे किया समझ रहे हैं। पहले वो टेंजेंट का इक्वेशन लिख दिया, उसने बोला कि टेंजेंट कट कर रहा है एक्स एक्सिस पे, पॉइंट निकाल लिया टी का वैल्यू। उसके बाद बोल रहा है कि टेंजेंट ओपी का डिस्टेंस पीटी के बराबर है, तो ओपी का डिस्टेंस ओरिजिन से निकाल लिया, रूट अंडर हो जाएगा, जानते कितना है, x माइनस 0 का होल स्क्वायर दैट इज x का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर दैट इज y का स्क्वायर।
तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करने के बाद जो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आया तो फिर इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन बनते ही उसको फिर सॉल्व कर दिया हम लोग पूरा, जैसे करते थे वेरिएबल सेपरेबल के साथ। डिफरेंशियल एक्चुअली लास्ट में आपका एप्लीकेशन पार्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ ही जाएगा, इसलिए ये सब क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया गया है। अब देखिए वो खूंखार और दमदार क्वेश्चन, इसका दूसरा पार्ट लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत मस्त है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। क्वेश्चन दूसरा नंबर में आपको दिया हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। किसी कर्व का आपको इक्वेशन निकालना है पासिंग थ्रू, वो पास कर रहा है, अब कहाँ से पास कर रहा है देख लेते हैं, पासिंग थ्रू, ठीक ना। द पॉइंट, ये पॉइंट भी दे रखा है, द पॉइंट 1,1, ठीक। इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द नॉर्मल at p x, y to the curve from origin, ठीक ना, origin is equal to the distance of e from एक्स एक्सिस। ये आपका क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू 1,1 इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द नॉर्मल एट पॉइंट P टू द कर्व फ्रॉम द ओरिजिन इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द एक्स एक्सिस। आपके पास इस तरह का सिचुएशन है। देखिए हम लोग अगर मान लीजिए कि ऐसे कोई कर्व बनाते हैं, सपोज मान लीजिए ऐसा कोई कर्व बनाते हैं और इस पे अगर हम मान लीजिए टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये टेंजेंट ड्रॉ किया ना, हालांकि इसे हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए मजा नहीं आएगा यार, तो जीरो हो जाएगा कर्व मेरा। थोड़ा ऐसे बनाते हैं, आप इस पे ऐसे टेंजेंट ड्रॉ किए, इस पे नॉर्मल ऐसे ड्रॉ किए, हाँ ये परपेंडिकुलर नॉर्मल हो गया, ये हो गया। P पॉइंट मेरे पास हो जाएगा x माइनस y। अब अपने को क्या करना है, वो बोल रहा है कि ओरिजिन से एक पॉइंट लीजिए, ओरिजिन से आप एक पॉइंट लीजिए नॉर्मल के ऊपर जहां पर वो परपेंडिकुलर हो। ये नॉर्मल पे कोई ओरिजिन से पॉइंट लिए, नॉर्मल पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो और यहाँ पर से एक्स एक्सिस का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो बराबर है। दैट मीन्स अगर मान लीजिए ये O है और ये तो P पे कर्व कट कर रहा है, जहाँ पे नॉर्मल कट कर रहा है मान लीजिए T है और ये मान लीजिए M है, उसके हिसाब से OT बराबर आ रहा है MP। MP का तो वैल्यू y दिया हुआ है क्योंकि वर्टिकल y एक्सिस है, तो ये y हो जाएगा। अब OT अपने को निकालना है। OT निकालने से पहले आपको नॉर्मल का इक्वेशन लिखना होगा, y माइनस वाई इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई dy बाई dx, तो y डैश लिख देता है x माइनस इस तरह से। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग कर लेंगे सिंप्लीफाई। तो अब क्या कीजिएगा जानते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए y डैश को इधर ले आते हैं, y डैश माइनस y डैश बराबर माइनस x और प्लस x, सबको इधर ले आएंगे। y डैश और माइनस प्लस हो जाएगा x, माइनस हो जाएगा आपका स्मॉल y डैश और माइनस x बराबर 0। अब अगर मान लीजिए आपके पास कोई लाइन दिया हुआ है इस तरह से ax प्लस by या प्लस c और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको चाहिए P पॉइंट से x1 से और y1 से, तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा d इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। समझ में आया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए किसी भी लाइन से हमको ही करना है तो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो ठीक इसी तरह परपेंडिकुलर डिस्टेंस OT इज इक्वल टू हो जाएगा, हमको O 0, 0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखना है तो ये हो जाएगा 0
कैपिटल एक्स भी हो जाएगा 0 और माइनस ही तो अलग चीज है, वाई डैश और माइनस एक्स यानी कि कांस्टेंट है वो तो, और अंडर रूट हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि वाई डैश का स्क्वायर, अब प्लस में हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब कि 1 का स्क्वायर, और ये आपको दे रखा है y के बराबर, ये स्मॉल y के बराबर क्वेश्चन में दे रखा था। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा वाई डैश अब प्लस एक्स का स्क्वायर अब बराबर वहाँ वाई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे वाई डैश का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 वाई डैश का स्क्वायर, वाई डैश का मतलब आप समझ रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई डैश बराबर वाई स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से वाई स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर ये वाला टर्म कट गया। देखिए कितना मस्त डिफरेंशियल इक्वेशन बनने वाला है, यहाँ पे होमोजीनियस बन जाएगा नहीं, इसलिए तो बोले ये वाला क्वेश्चन बड़ा मस्त है यार ऐसे नॉर्मली थोड़ा बोल दिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर करने के बाद मेरे पास इक्वेशन आया, वाई डैश वाला टर्म को यहीं पे रखते हैं 2x वाई डैश बराबर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो वाई डैश का वैल्यू हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x वाई। ठीक, अब यहाँ वाई डैश का मतलब क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x वाई। अब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया नहीं, होमोजीनियस बन गया तो y बराबर भी एक्स मान लीजिए, यहाँ से y बराबर भी एक्स मानिएगा तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, अब v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब इसमें पुट करते हैं v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू y का वैल्यू भी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2v एक्स स्क्वायर, ऊपर इस v को उधर ले जाते हैं, एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो वी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, नीचे 2v एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो सॉरी एक्स स्क्वायर कट गई तो माइनस भी है, तो एक्स डी वी बाई डी एक्स मेरे पास कितना आ जाएगा, कितना आएगा। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सॉरी वी स्क्वायर तो लिखिएगा, अब वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2v, पूरा 2v से एलसीएम ले लिए, तो x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर बटे 2v, इतना क्या वेरिएबल सेपरेबल वाला कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, v वाले टर्म को dv की तरफ और x वाले टर्म को dx की तरफ कर दीजिए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, दैट मीन्स dv डिवाइडेड बाई, सॉरी ऐसे लिखते हैं 2v नीचे था और बटे में 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू क्या dv बराबर माइनस dx अपॉन क्या x है, और यहाँ से इंटीग्रेट करते हैं दोनों तरफ, तो यहाँ से हो जाएगा लॉग ऑफ जानते कितना 1 प्लस वी स्क्वायर, अब बराबर में हो जाएगा लॉग ऑफ x माइनस में या प्लस में लॉग ऑफ c कर दीजिए, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा लॉग ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा जानते कितना 1 प्लस वी स्क्वायर अब प्लस लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ c, तो लॉग ऑफ हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू एक्स विच इज इक्वल टू लॉग ऑफ c, तो लॉग लॉग कट गया, x इंटू 1 प्लस v का वैल्यू कितना y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बराबर c, v बराबर क्या माने थे हम लोग y बटे x, क्योंकि y बराबर भी x माने थे तो फिर उस तरह से मेरे पास आ गया। तो अब क्या कीजिएगा, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, तो मेरे पास हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर बराबर c, एक x कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू आ गया cx, कितना आ गया cx, ये हो गया आपका मस्त सा कर्व। अच्छा कर्व पास कर रहा कहाँ से 1,1 से, 1,1 से, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सॉरी हाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2x, क्योंकि ये दोनों तो 1 हो जाएगा तो इधर c का वैल्यू 2, तो यहाँ पे 2x, ये फाइनल आपका आंसर आ गया, क्योंकि कर्व बोल रहा था ना पास कर रहा है 1,1 से, तो उस केस में कर्व क्या होगा, तो कर्व का वैल्यू निकल गया आपका, था कि नहीं मस्त। ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे दोस्तों, एकदम हर चैप्टर में हर टॉपिक में हर नया कॉन्सेप्ट नया ऑब्जर्वेशन नया स्किल्स आपके सामने पेश करते रहेंगे, आपको सिखाते रहेंगे। तो ये हमारा एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस कंप्लीट हो चुका। अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस का सबसे लास्ट पॉइंट क्या है वो आपके लिए बचा के रखे थे, इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्ट्री ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्ट्री तो वहाँ पे पढ़ा जाता है ना, मतलब कि प्रोजेक्टाइल मोशन में
कोई पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया हुआ रहता है उसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो उस तरह का इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्ट्री कैसे बनता है, मतलब कि ट्राइजेक्ट्री में पैराबोलिक पाथ होता है। यहाँ पे हम लोग ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्ट्री के बारे में बात करेंगे। ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्ट्री आपका एक लास्ट कॉन्सेप्ट है, तब वो चीज़ भी जान लीजिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। बोला जाता है कि ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्ट्री के बारे में, इफ द ईच नंबर ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व कट ईच member of perpendicular to the another given family according to the definite rules, then first family of the curve is called trajectory of the second curve। मतलब इसमें कहने का मतलब ये होता है कि अगर कोई कर्व दूसरे कर्व को कट कर रहा है, जितना जगह कट करे परपेंडिकुलर कट करे, तो वो कर्व उस कर्व का फैमिली ऑफ कर्व का ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्ट्री कहलाएगा। अब एग्जांपल्स के तौर पे अगर सपोज मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, सर्कल के इक्वेशन आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर होता है। लेकिन ये एग्जांपल जानने से पहले अभी ट्राइजेक्ट्री के बारे में अभी आप जान लीजिए थोड़ा सा, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। अगर देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या हुआ है, दिया रहता है कि अगर मान लीजिए कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई और कोई सी कांस्टेंट बराबर 0 दिया रहा है, इस तरह का फंक्शन है, तो इसको आप डिफरेंशिएट कीजिएगा, x हो जाएगा वाई डैश कॉमा 0 हो जाएगा बराबर 0, और सॉरी 0 की जगह पे वो सी को जगह पे dy बाई डी एक्स निकलेगा, तो यहाँ पे y आ गया और dy बाई डी एक्स हो गया और कॉमा 0। तो आपको क्या करना है, जी में क्या करना है, x और y जो रहेगा इसको लिख दीजिएगा -1/dy बाई डी एक्स से रिप्लेस कर दीजिएगा और बराबर 0। तो यहाँ से आपका कोई q आएगा, x और y और ये लेम्डा के फॉर्म में आपका ये फैमिली ऑफ कर्व बन जाएगा, ये फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्ट्री बन जाएगा उस कर्व का। अब जैसे इसको एग्जांपल्स के थ्रू में हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मेरे पास एक एग्जांपल दिया हुआ था कि सर क्वेश्चन अभी दे रहे थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर है, तो इसमें आपको फैमिली ऑफ मतलब कि बोला जा रहा है कि ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्ट्री ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व, इसका फाइंड करना है ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्ट्री। तो सबसे पहले हम ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्ट्री के लिए इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट 2x प्लस 2y y डैश बराबर कितना 0, x प्लस y डैश बराबर 0। अब y डैश की जगह पे क्या करना है, पास करना है -1/y डैश। y डैश का मतलब क्या होता है, dy बाई डी एक्स। तो इसको कर रहे हैं x प्लस y -1/y डैश बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा y डैश x माइनस y बराबर 0, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू इंटू x बराबर कितना हो जाएगा y। तो अब मेरे पास क्या होता है, y को इधर x को इधर, तो dy अपॉन y बराबर dx अपॉन x। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं, ठीक ना। इंटीग्रेट किए तो log ऑफ y बराबर हो गया log ऑफ x और प्लस हो गया log ऑफ c क्या log ऑफ m मान लीजिए। तो y बराबर हो जाएगा, जानते कितना आ जाएगा, पहले एक बार log ऑफ y बराबर log ऑफ mx। तो y बराबर आपके पास आ गया m इंटू एक्स। इस तरह से मतलब कि ये जो सर्कल दिया हुआ था, सर्कल ये समझ में आया, डिफरेंशियल इक्वेशन का रोल कहाँ से आया, बदला। यहाँ तक डिफरेंशिएट करने के बाद y डैश जो आएगा ना, y डैश को रिप्लेस क्या करना है, देखिए dy बाई डी एक्स को रिप्लेस करना -1/dy बाई डी एक्स, क्योंकि हम वैसे कर्व को तलाश कर रहे हैं जो अगला कर्व का ऑर्थोगोनल होता है। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है दो स्लोप का मतलब प्रोडक्ट, दोनों का स्लोप जो प्रोडक्ट होगा वो -1 होगा। तो एक dy बाई डी एक्स है, दूसरा तो -1/dy बाई डी एक्स होगा, तब ना वो कर्व जो हम निकालने वाले हैं, ये जो कर्व निकालने वाले हैं, तो वो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री हो जाएगा उस कर्व का। तो यहाँ पर देखिए हम लोग निकाल चुके हैं इसके मदद से y इक्वल टू mx। बस अब आपको हम बताते हैं वो कर्व जो सर्कल जो लिखे थे उसका हम इस तरह से मान लीजिए मेरे पास कोई सर्कल ऐसे दिया हुआ है या किसी तरह का सर्कल ऐसे होगा, रेडियस जैसे जैसे आप बढ़ाइए उससे हमको कोई मतलब नहीं है दोस्तों, सर्कल आपका बढ़ते चला जाएगा, फैमिली ऑफ सर्कल है। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू mx का मतलब अगर m पॉजिटिव होगा तो ये लाइन ऐसे जाएगा, ऐसे, अगर m का वैल्यू नेगेटिव होगा तो ये लाइन ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा। और ये जो है ये y इज इक्वल टू mx है, y इज इक्वल टू
एम एक्स वेयर एम इज ग्रेटर देन 0, एम पॉजिटिव होगा, तो ये हमेशा सर्कल को परपेंडिकुलर कट करेगा हर जगह, और इधर से भी जाएगा तो 90 डिग्री से कट करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ y इक्वल टू एम एक्स इज ए ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ दिस कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। मतलब कि सर्कल का कोई ऑर्थोगोनल कोई ऐसा कर्व जिसको सर्कल को जहां पर भी कट करे वो 90 डिग्री के बेस पे कट करे, तो वो उस सर्कल का लाइन आ रहा है मेरे पास। हमारी बात आपको समझ में नहीं आई? नहीं समझ में आया? सबसे पहले देखो हमको करना क्या है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ढूंढना है। पहले हम लोगों को कोई कर्व दिया हुआ रहेगा, कोई भी कर्व दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए सर्कल हो, पैराबोला हो, एलिप्स हो, कुछ भी दे सकता है इस तरह का कर्व, कोई भी फंक्शन दे सकता है, कर्व दिया हुआ रहेगा। तो उसमें हमको सबसे पहले क्या करना है, कर्व को डिफरेंशिएट करना, फिर डी वाई बाई डी एक्स, जैसे आगा डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस करना -1/dy बाई डी एक्स से, -1/dy बाई डी एक्स से रिप्लेस करने के बाद आपका कर्व जो है, फिर उसको सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेट कीजिएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन की मदद से उसको सॉल्व कीजिएगा, तो आपका कर्व निकल जाएगा। अब वो जो कर्व निकल के आएगा वो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री होगा जो गिवन कर्व था उस कर्व का। इसको समझना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी होता है। इनकेस कभी कभी क्वेश्चन आ भी जाता है इस पे, और मान लिया कोचिंग वोचिंग में तो आपको अगर कहीं पढ़ाया जाता है तो उस पर तो कोचिंग क्वेश्चन नहीं रहता है, क्योंकि कोचिंग का तो रूल होता है कि आपको जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है तो वहाँ पे आपसे ये लिया जाता है, टेस्ट वेस्ट लिया जाता है। तो इसी तरह हम भी अगर आपको पढ़ाते अभी तो हम भी टेस्ट वेस्ट ले लेते इसके बेस पे, क्योंकि धीरे धीरे अभी आप लोग जुड़िएगा तो फिर आपका हम यहाँ ऑनलाइन भी टेस्ट लेना स्टार्ट कर देंगे आपको अपने चैनल से के थ्रू, अपना सेपरेट वो जो टेलीग्राम है उसकी मदद से आपके थ्रू कांटेक्ट होने के बाद समझ सकते हैं। अब यहाँ पे फिर एक दूसरा क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे आपको बोल रहा है कि फाइंड इसका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री आपको कैलकुलेट करना। दूसरा का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax सॉरी ay है, ay इज इक्वल टू 0, इसका ऑर्थोगोनल आपको ट्रेजेक्ट्री कैलकुलेट करना है। तो हम लोगों को फिर वैसे ही करना है कि कैसे क्या करना है, नहीं करना है। सपोज समझ में आ रही है क्या? बोलिएगा हाँ सर समझ में आ ये रहा है, क्यों ना आएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मेरा स्कीम हम लोगों का इसमें स्कीम क्या होता है, कांस्टेंट टर्म को एकदम सफाया कर देना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर आ जाएगा कितना, 2ay, वाई को इधर बुला लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर बटे में वाई, अब बराबर में कितना आ गया 2a। अब क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब बटे वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी 2a अब बटे डी एक्स। इसको y को छोड़ दिए और अंदर वाले को डिफरेंशिएट किए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे डी एक्स माइनस अंदर वाले को छोड़ दिए और y को डिफरेंशिएट किए x के रिस्पेक्ट में, बटे में वाई स्क्वायर हो जाएगा अब बराबर में 0 हो जाएगा। तो मेरे पास ये तो 0 की तरफ भेज देंगे, यहाँ y अंदर डिफरेंशिएट किए तो 2x अब प्लस 2y अब y डैश आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश आ गया बराबर कितना 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से हो जाएगा 2xy अब प्लस 2y स्क्वायर वाई डैश माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे रखे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश बराबर 0। तो यहाँ पे 2x को ऐसे रखे, 2x और y को ऐसे रखते हैं, y डैश कॉमन ले रहे हैं, ठीक है ना, y डैश कॉमन लिए तो यहाँ पे 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0। तो 2xy अब प्लस वाई डैश यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। अच्छा वाई डैश इंटू यहाँ पे अगर मान लीजिए कि बात करते हैं इस तरह से, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना 2xy, माइनस साइन कॉमन ले लिया है कि नहीं, दोनों तरफ माइनस साइन कॉमन ले लिया गया। तो कैसे माइनस साइन कॉमन लिया है तो थॉट लगा सकते हैं। तो यहाँ से y डैश का वैल्यू आ जाएगा 2xy डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। y डैश का मतलब क्या होता है dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स का वैल्यू 2xy
और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया ना। ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया तो उसको सोल्व करते हैं दोस्तों किस तरह से किया जाएगा। आपको कई बार हम बता चुके हैं इन सब चीज़ों को, एकदम मास्टर हो चुके हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें क्या करते हैं कि y बराबर हम पुट कर देते हैं, y बराबर वी एक्स पुट करेंगे तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू जो आएगा वो आएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। इस तरह से होमोजीनियस। अब यहाँ पे dy बाई डी एक्स की जगह पे ये पूरा पुट करेंगे v प्लस एक्स डी वी बटे डी एक्स बराबर हो जाएगा 2x स्क्वायर v बटे में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर, क्योंकि y बराबर वी एक्स पुट कर रहे हैं ना हर जगह, y जहाँ जहाँ दिख रहा है वहाँ वी एक्स पुट कर रहे हैं। तो v को उधर भेज दीजिएगा x डी वी बाई डी एक्स बराबर 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस v। ये एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे लेके कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से हो गया x डी वी बटे डी एक्स विच इज इक्वल टू 2v माइनस v और प्लस v क्यूब अब बटे में कितना 1 माइनस वी स्क्वायर। तो बहुत अच्छा तगड़ा क्वेश्चन बन गया नहीं है, एकदम डिफरेंशियल इक्वेशंस का भी एकदम बढ़िया सा होमोजीनियस का एकदम खास क्वेश्चन आपके लिए बन गया। ये फैमिली ऑफ कर्व का ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का ये चीज आपको। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का सवाल जो हम लोग बना रहे हैं। अब यहाँ पे इसको घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स विच इज इक्वल टू वी प्लस वी क्यूब बटे 1 माइनस वी स्क्वायर। इतना आया अपने पास। अब अपने को करना क्या है पता नहीं है तो ये ऐसा मत बोलिए सर। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया, जानते हैं क्या दोस्तों, यहाँ पे भी, हाँ ठीक है, पूरे v वाला टर्म में इधर ला रहे हैं 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई v कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा मेरे पास। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए इस तरह से। इंटीग्रेट करने के बाद अच्छा ऐसे करते हैं, इसको आराम से बनाएंगे। इसमें से क्या करते हैं वी स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो यहाँ 1 अपॉन वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा, जानते कितना 1 माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर, और यहाँ से v कॉमन लेते हैं तो नीचे हो जाएगा वी स्क्वायर और हो जाएगा ऊपर v प्लस 1 अपॉन वी और इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग x प्लस लॉग c मानिएगा, हाँ लॉग ऑफ c मान लेते हैं। ये वी स्क्वायर कट गया, इसको t मानिएगा तो ऊपर dt दे रखा है तो ये आ गया माइनस लॉग ऑफ वी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई v बराबर लॉग ऑफ c x, ठीक है ना। ये माइनस पावर इस पे चला जाएगा तो ये लॉग लॉग कट गया तो यहाँ से आ जाएगा आपका v बटे वी स्क्वायर प्लस 1 बराबर आ जाएगा सी एक्स। अब v का वैल्यू y अपॉन एक्स पुट कर दीजिएगा, उसके बाद देखते हैं सिंप्लीफाई करके कितना आता है, क्योंकि y बराबर वी एक्स माने हैं तो v का वैल्यू कितना होगा, y बराबर माने थे वी एक्स तो यहाँ से v का वैल्यू आ जाएगा y अपॉन एक्स। तो मेरे पास हो जाएगा y डिवाइडेड बाई एक्स, इसमें हो जाएगा y डिवाइडेड बाई एक्स डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर सी एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा y अपॉन एक्स डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर सी एक्स। ये ऊपर एक्स स्क्वायर चला जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा, जानते कितना वाई एक्स डिवाइडेड बाई हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर सी एक्स। अच्छा एक्स एक्स कट गया तो y बराबर आ जाएगा c टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उस कर्व का जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है ये इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। समझ में आ रही है बात। तो इस तरह से कई सारे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी पे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और यहाँ पे फैमिली ऑफ कर्व पे इससे रिलेटेड मतलब एप्लीकेशन का ये सब ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी तो हो ही गया और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस भी हो गया। एप्लीकेशन में आपको 3 पार्ट बताए थे। पहला पार्ट बताए थे ग्रोथ और डीके के बेस्ड पे प्रॉब्लम था और दूसरा प्रॉब्लम था मतलब कि उस पर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे, तीसरा था आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। सब पे एकदम क्वेश्चन भी कराते गए, आपको दिखाते गए कि किस तरह से क्वेश्चन को सोचा जा सकता है, इस कॉन्सेप्ट में कैसे कैसे और क्वेश्चन बनेंगे। हालांकि आपको हम तो मतलब कि कम एग्जांपल लिए और आपको कोई रेफरेंस बुक में बहुत सारा आपको एग्जांपल मिल जाएगा। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये इतना जानना जरूरी था। इसको जानने के बाद आप रिवीजन कीजिएगा, रिवीजन करने के बाद आपके माइंड में सब कुछ सेट हो जाएगा, पूरा एक एक चीज़ डिट्टो बता चुके हैं। उसके बाद में आप क्या कीजिएगा, उसके बाद में अब किसी बुक का रेफरेंस बुक में आप प्रॉब्लम कर सकते हैं।
इवन आप प्रीवियस ईयर का जेईई मेंस का क्वेश्चन आप कर सकते हैं, या डिफरेंशियल इक्वेशंस का ऑलमोस्ट पूरा आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप अगर बढ़िया से आप मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ें तो डेफिनेटली हम गारंटी देंगे कि आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। और आप बढ़िया से प्रयास कीजिएगा तो आपका सोच थॉट बढ़िया रहेगा तो जेईई एडवांस का क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बनने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएंगे दोस्तों। और इसी तरह से मतलब कि ये आज का लेक्चर है, मतलब कि ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन आज की क्लास में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो हम तो कंप्लीट नहीं बोलेंगे, आपके लिए स्टार्ट हो चुका है। जैसे हमारा सिलेबस इधर कंप्लीट होता है, आपका पूरा और थॉट, तो आप यहाँ से फ्री हो चुके हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन का किसी भी बुक कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हैं, और ट्राई कीजिए कि आपका क्वेश्चन बनता है कि नहीं है। अगर बन रहा तो आप तो बहुत अच्छे पोजीशन पे लाइन पे जा रहे हैं, यानी कि ट्रैक आपका मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होते चला जा रहा है। नहीं बन रहा तो फिर थोड़ा सा आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत, थोड़ा दूसरे वे में सोच के क्वेश्चन को बनाने की ज़रूरत है। इस तरह से मैथमेटिक्स को पढ़ने का की पॉइंट होता है दोस्तों। हम लोग भी अगर जैसे कि कोटा वोटा में हम लोग भी पढ़ाई पढ़ते थे तो इसी तरह से करते थे हम लोग। जैसे कि क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन कोचिंग वोचिंग में दिया जाता है तो डिफरेंट टाइप का होता है, नहीं बनता है तो बच्चा बौखला जाता है। तो लेकिन आपको बौखलाना नहीं, एकदम शांत माइंड को उसको सही से ऑब्जर्वेबल करना है कि आखिर हमसे नहीं बनने का रीज़न क्या है। तो फिर उसको अल्टरनेट वे में सोचने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा थ्योरी पार्ट को फिर से रिवाइज करेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे, देखेंगे, उसके बाद में फिर ये करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे तो आपका क्वेश्चन बनने लग जाएगा। इस तरह से प्लेटफॉर्म आपका जो ग्रो करने लगेगा तो फिर आपके अंदर बहुत अच्छा पॉजिटिव वे और पॉजिटिव थॉट आने लगेगा। तो फिर आपका कोई भी कंपटीशन आसानी से ईजिली वे में आपका क्लियर हो सकता है। तो ठीक है दोस्तों, आज मतलब इस लेक्चर में ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे तो क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। फिर धीरे धीरे हम लोग और फिर बातें करते रहेंगे अगले लेक्चर में। इसके बाद हम लोग जेईई मेंस का कुछ इसी का डिफरेंशियल इक्वेशंस का क्वेश्चन करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक। ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी करें। थैंक यू एवरीवन।